नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं बहिर्जात बल के बारे में। तो जैसे देखिए, जब मैंने पहले बात किया था बल जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपको एक मिला था अंतर्जात बल और एक मिला था बहिर्जात बल, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए, अंतर्जात बल का मतलब होता है, अंतर्जात मतलब आंतरिक जो रहता है भूप्रपट्टी के अंदर। तो उसके कारण हमको विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिली थी, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। ये सारी जो प्रक्रियाएं थी वो किसके अंतर्गत आती थी? अंतर्जात बल के अंतर्गत। अब हम देखेंगे बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल के अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि कुछ चीज़ों का सम्मिश्रण होती है। जैसे कि हम देखें तो एक तो होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन, जो कि हम अभी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये दो चीज़ों के कारण हमको बहिर्जात बल काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, जैसे कि नदियों का बहता हुआ पानी, ये जो होता है पवन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? बहिर्जात बल के अंतर्गत आती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हालांकि ये सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, परंतु आपको जो बाकी चीज़ें हैं, जो आपको जो भी सिलेबस है उसको समझने में काफ़ी सहायता करेगा। तो ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट इसको हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहिर्जात बल के बारे में। तो भूपटल की बात की जा रही है। भूपटल मतलब जो हमारी भूप्रपट्टी होती है, सतह होती है, उसको भूपटल बोला गया। ठीक है, तो भूपटल पर जो प्रमुख कार्य होता है इनका अनाच्छादन का होता है। बहिर्जात बल का जो कार्य होता है क्या होता है? अनाच्छादन का। अब अनाच्छादन की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक तो अपक्षय होता है और एक होता है अपर्दन। तो इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पर्वत है, पर्वत, पहाड़ या जो भी हम बोलें, या जो भी चीज़ है, मतलब ऊंची कोई श्रृंखला। तो यहाँ पे कुछ रासायनिक, भौतिक या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से ये धीरे धीरे टूटता हुआ जाएगा और धीरे धीरे घिसता हुआ जाएगा। तो घिसने के बाद जो इसका अवशेष है वो यहीं पे या तो गिर जाएगा या तो बह जाएगा। तो अगर इसका अवशेष धीरे धीरे टूटकर इसी के नीचे यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है, मतलब बहता नहीं है, तो गिरने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला गया है? अपक्षय बोला गया है। और अगर ये बहकर कहीं और चला जाता है, ठीक है, मतलब जो कोई कारण से, जैसे वायु से उड़कर चला गया है, पानी में बहकर चला गया है, तो जो बहने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला गया है? अपर्दन। तो दोनों चीज़ को मिलाकर अनाच्छादन यहाँ बनता है। ठीक है, अब बहिर्जात बल जो होता है, बहिर्जात बल के अंतर्गत अनाच्छादन में हमको दो चीज़ें देखने को मिली, एक तो अपक्षय और एक अपर्दन। अपर्दन में हमको देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। या तो हवा के द्वारा अपर्दन हो सकता है, या तो भूमिगत जो जल है, जल जो बह रहा है उसके कारण अपर्दन हो सकता है, नदी का जल के कारण, हिमानी जो बर्फ की नदियाँ होती है उसके कारण अपर्दन हो सकता है, या फिर समुद्र की कोई तरंगे हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है? अपर्दन की क्रिया होती है, जो कि बहिर्जात बल का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? अपक्षय की। तो अपक्षय हम देख सकते हैं, अपक्षय मतलब होता है चट्टानों का। चट्टान मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ चट्टान होती है, या प्लेन थोड़ा ऊंची हो सकती है। तो चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमज़ोर होकर टूटना, फूटना एवं विखंडित होने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने बताया था, अगर टूटकर वो अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती है, विखंडित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला गया है? इस प्रक्रिया को अपक्षय का नाम दिया गया है। जैसे ही चट्टान धरातल पर एक प्रकार से जो मौसमी कारक है उससे प्रभावित होती है, तो यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इन कारकों के आधार पर, मतलब जो कारक है उसके आधार पर हम अपक्षय को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। कौन कौन से प्रकार है? जैसे हम देख सकते हैं भौतिक या यांत्रिक कारक, दूसरा है रासायनिक कारक, और तीसरा है प्राणीवर्गीय कारक। प्राणीवर्गीय मतलब जैविक या फिर मानवीय हो सकता है, तो उसमें प्राणीवर्गीय कारक आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ विस्तार से देख लेते हैं। जैसे अपक्षय की बात करें तो भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है, और प्राणीवर्गीय यानी कि जैविक अपक्षय होता है। तो भौतिक की बात करते हैं तो भौतिक के अंतर्गत, भौतिक या यांत्रिक में क्या होता है? देखिए, अपक्षय के कारक जैसे सूर्य का ताप है, ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़े में विघटन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है जैसे जो पाला होता है, जिसे हम तुषार बोलते हैं, चीरण अर्थात जो चट्टान है उसमें जल का प्रवेश कर जाना। उसके बाद हम देख सकते हैं दाब मुक्ति, उसके बाद वर्षा जिसे रेनफॉल बोलते हैं, वायु, बालू, मिट्टी, भूस्खलन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं, जिससे अपक्षय की क्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय की अगर बात करें तो केमिकल वेदरिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। तो इसमें हमको विभिन्न प्रकार के कारक कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं, कार्बनीकरण, उसके बाद है जल योजन, उसके बाद है विलयन या घोल हम बोल सकते हैं, और एक है सिलिका का अपघटन। तो ये सभी कारक किसके अंतर्गत आए हैं? रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैविक, जिसमें प्राणी वर्गीय कारक आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे वनस्पति यानी वेजिटेशन, जिसे वो जीव जंतु, एनिमल्स, मानव,
ये सभी जो कारक है किसके अंतर्गत आ रहे हैं, जैविक। तो ये 3 प्रकार के कारक के कारण क्या होता है, अपक्षय की क्रिया घटित होती है और वो अपने ही स्थान पर टूटकर या जो भी है इस प्रकार वो अपने ही स्थान पर गिर जाते हैं या अपने ही स्थान पर रुक जाते हैं। भौतिक अपक्षय को विघटन एवं रासायनिक अपक्षय को वियोजन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में रासायनिक अपक्षय होता है, जबकि उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय भागों में भौतिक अपक्षय होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है वहाँ भौतिक अपक्षय होता है, और उष्णकटिबंधीय में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र भागों में रासायनिक अपक्षय होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा है अपक्षय के बाद अपर्दन। अपर्दन मतलब मैंने बताया था जब कोई चीज़ यानी कि अपक्षय होकर जो पदार्थ होते हैं अपने स्थान पर गिर जाते हैं, तो वो अपने स्थान पर न रहकर, मतलब अपक्षय के बाद क्या होता है, अपने स्थान पर वहाँ गिर जाते हैं, और अपने स्थान पर ना रहकर जब वो दूसरी जगह चले जाए या दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को अपर्दन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं वे सभी क्रियाएं जो धरातल को सामान्य तल पर लाने का प्रयास करती है उन्हें प्रवणता संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं, और बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय जो धरातल है उसके मतलब धरातल के अपर्दन को निम्नीकरण कहते हैं। इसके अलावा देखें तो धरातल के निचले भागों को भरकर ऊंचा करना अधिवृद्धि कहलाती है। इसके अलावा अपर्दन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो प्रमुख प्रक्रिया है वो देख सकते हैं, जैसे कि अपघर्षण होता है, उसके बाद सन्नि घर्षण होता है, इसके अलावा घोलन या संचारण होता है, जल गति क्रिया होती है, जलदाब क्रिया, उत्पाटन और अपवहन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम एक एक करके सभी के बारे में देखिए। अपघर्षण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपघर्षण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अपघर्षण का मतलब होता है एक प्रकार से जब कोई प्रक्रम मतलब जो भी कोई प्रक्रिया होती है उसमें अपने साथ वो क्या होती है, बालू, कंकड़, पत्थर, उसको एक प्रकार से आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है। तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली जो चट्टानें हैं उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। चट्टानों में क्या होता है, घर्षण होता है, और उसके द्वारा जो है क्षरण होता है। तो ये क्षरण होने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है अपघर्षण। ठीक है, क्या समझे, मतलब कोई भी जो प्रक्रिया हो रही है उसमें वो अपने साथ क्या ले जाएगी, बालू, कंकड़, पत्थर, और तो वो क्या होती है, चट्टानों से संपर्क होगी और उसके कारण घर्षण होगा, घर्षण के बाद क्षरण होगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अपघर्षण। इसके बाद नेक्स्ट है सन्निघर्षण। ठीक है, तो सन्निघर्षण का मतलब क्या होता है, किसी प्रक्रम मतलब जो भी कोई प्रक्रिया हो रही है उसके साथ बहने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराकर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो छोटे होने की जो पदार्थ है वो आपस में टकराकर छोटे हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं सन्निघर्षण। नेक्स्ट है घोलन या संचारण हम बोल सकते हैं। तो घुलनशील जो चट्टानें होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये जो मतलब जो चट्टानें होती है जल क्रिया द्वारा घुलकर सेल से अलग होती है। मतलब जल क्रिया के द्वारा ये घुल जाती है और क्या हो जाती है, सेल से अलग हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, घोलन या संचारण बोलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हम देख सकते हैं जल गति क्रिया। जल गति क्रिया क्या होती है, जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाती है। मतलब जल जब बहुत तीव्र गति के कारण बहता है तो चट्टानें क्या हो जाती है, टूट फूट कर अलग हो जाती हैं। तो ये जो अलग होती है एक प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है वो जल गति क्रिया कहलाती है, और सागरीय तरंगों एवं नदी द्वारा ये मुख्य रूप से होती हैं। फिर नेक्स्ट है जलदाब क्रिया। तो जलदाब क्रिया के अंतर्गत हम देख सकते हैं जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है। मतलब जो जल का दबाव है उसके कारण अपर्दन की क्रिया होती है, तो उसको एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जलदाब क्रिया कहा जाता है। और मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, सागरीय तरंगों के द्वारा देखने को मिलती है। उत्पाटन की अगर बात करें तो उत्पाटन के अंतर्गत हिमानियों के द्वारा यह मुख्य रूप से होता है। हिमानी मतलब बर्फ की नदियों के द्वारा, और जो हिमानी होती है अपने प्रवाह मार्ग की चट्टानों को तोड़ते हुए क्या करती है, आगे बढ़ती है, और इस प्रक्रिया को हम एक प्रकार से उत्पाटन कहते हैं। अपवहन की बात करते हैं तो अपवहन यानी कि डिफ्लेशन के अंतर्गत अगर देखें तो यह पवन के द्वारा जो है शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में जो अवसाद होते हैं, अवसाद कोई उड़ाव की प्रक्रिया है। अवसाद मतलब जो भी मतलब अपक्षय के द्वारा जो भी मटेरियल पदार्थ वहाँ रहता है, तो शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपवहन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके अंतर्गत, ये सारी प्रक्रिया हो गई अपर्दन के अंतर्गत। मतलब इन सभी प्रक्रियाओं को हम अपर्दन की क्रिया के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपर्दन चक्र। तो अपर्दन चक्र होता क्या है, अपर्दन चक्र बहिर्जात व अंतर्जात बलों का सम्मिलित मतलब संयोजित रूप से एक परिणाम हम बोल सकते हैं। अंतर्जात बल में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, ये सभी किसके अंतर्गत देखने को मिले थे, अंतर्जात बल के अंतर्गत।
धरातल पर विषमताओं का सृजन किया जाता है इनके कारण। और धरातलीय उत्थान द्वारा क्या होता है, पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ एवं धरातलीय अवतलन तथा मतलब जो धरातलीय जो अवतलन होते हैं उसके द्वारा झील भी बनती है, खाई भी बनती है, गर्त भी बनते हैं। तो ये किसके कारण हुआ, ये सभी आंतरिक बल यानी कि अंतर्जात बलों के कारण हुआ। जैसे ही धरातल पर ये सारी चीज़ें बन जाती, जैसे मान लीजिए पर्वत बन गया, ठीक है, किसके कारण बना, ये अंतर्जात बल के कारण। तो जैसे ही ये जो विषमताएं बन जाती है तो बहिर्जात बल समतल स्थापक बल के रूप में यहाँ कार्य करना प्रारंभ कर देता, मतलब अपक्षय की क्रिया धीरे धीरे यहाँ के पदार्थ को तोड़कर नीचे लाने का काम करेगी और अपर्दन यहाँ से जो पदार्थ है इसको उड़ाकर या फिर बहाकर दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। तो सिंपल सी बात हम क्या बोल सकते हैं, जो अपर्दन चक्र है एक प्रकार से है क्या है, एक दोनों ही चीज़ों का यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों का सम्मिश्रण हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अंतर्जात बल के कारण पर्वत बना और बहिर्जात बल के कारण फिर से क्या हुआ, ये धीरे धीरे अपर्दित होकर फिर से प्लेन होना शुरू हो गया। तो यहाँ हम दोनों का मिश्रण इसको बोल सकते हैं। सर्वप्रथम अगर देखें तो यहाँ पे एक स्कॉटलैंड के जो भूगर्भ शास्त्री थे जेम्स हटन ने जो है भू आकृतियों के संदर्भ में एक रूपतावाद का सिद्धांत यहाँ पे दिया था, एक रूपतावाद की अवधारणा दी थी और उनके द्वारा ये कहा गया था या बताया गया था कि जो वर्तमान है, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है या वर्तमान भूत की कुंजी है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि ना आदि का पता है और ना अंत का भविष्य है। उनकी एक रूपतावादी संकल्पना की अगर बात करें हम तो उनके शिष्यों जैसे कि अलग अलग देख सकते हैं हम, जॉन फ्लेयर, सर चार्ल्स लियल, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और जो मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे विलियम मॉरिस डेविस, इनके अनुसार किसी भी स्थलाकृति के निर्माण व विकास का एक ऐतिहासिक क्रम होता है जिसके अंतर्गत उसे तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण, तरुण मतलब होता है यंग, प्रौढ़ मतलब मैच्योर आपने सुना होगा, जीर्ण मतलब ओल्ड। तो ये तीन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, इनके द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, मॉरिस डेविस के द्वारा कहा गया था। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे। इसके अलावा हम देख सकते हैं अपर्दन प्रक्रम के अंतर्गत हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो अपर्दन प्रक्रम के अंतर्गत हमको देखिए मुख्य रूप से बहता हुआ जल हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, मतलब ये भी अपर्दन का कारक है। बहते हुए जल के द्वारा भी अपर्दन होता है, भूमिगत जल के द्वारा भी अपर्दन होता है, सागरीय तरंग के द्वारा भी होता है, हिमानी जो बर्फ की नदियाँ होती है उसके द्वारा भी अपर्दन होता है, परिहिमानी के द्वारा भी और पवन के द्वारा भी। तो ये सभी इसके प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। और अपर्दन प्रक्रम दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, मतलब जो प्रक्रम है ये सारी जो एलिमेंट है, बहता हुआ जल, सागरी, हिमानी और पवन, ये सभी जो है दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो एक अपर्दनात्मक होती है और एक निक्षेपणात्मक होती है। देखिए यहाँ पे फिर से हम एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई पर्वत है, पर्वत रासायनिक, भौतिक या प्राणी वर्गीय के द्वारा क्या होता है, अपक्षेत हो जाता है, मतलब अपने जो पदार्थ है वो टूट टूट कर नीचे आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। परंतु जो पदार्थ है वो बहाकर अगर दूसरी जगह चले जाते हैं किसी कारणवश, मान लीजिए बहता हुआ जल, सागरीय या पवन के द्वारा, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ जो क्रिया है उसको तो हमने क्या बोल दिए, अपक्षय यहाँ पे जो है। और बहते हुए अगर वो और कहीं चली गई है तो उसको बोलेंगे अपर्दन। परंतु बहने के बाद देखिए यहाँ पे ले जाकर या तो इस प्रकार जम गई है या फिर और अलग अलग प्रकार से वो यहाँ पे जम गई है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है उसको बोलेंगे निक्षेपण। इसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। तो तीन क्रिया आपको समझ में आ गई। अपक्षय मतलब अपने ही स्थान पर टूट फूट कर गिरना, बहकर दूसरी जगह जाना अपर्दन, और जाने के बाद उसको एक मतलब जो है फैलाव उसका हो जाना या छोड़ दिया जाना वहाँ पे, उसको निक्षेपण बोलते हैं। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ होती है और एक अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ होती है। ये अपर्दन के प्रक्रम के फलस्वरूप यहाँ पर निर्मित होती है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ सबसे पहले अपर्दन के विभिन्न प्रक्रम द्वारा निर्मित विशिष्ट स्थल रूप। तो देखिए नदी द्वारा क्या क्या बनते हैं, भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा और पवन के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं नदी के द्वारा। तो नदी के द्वारा देखिए कौन कौन सी यहाँ स्थलाकृतियाँ बनती है, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ ध्यान में बस रखिए, वी आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई जाती है, नदी के द्वारा। जल प्रपात यानी कि जो वाटरफॉल्स होते हैं, छिपरिकाएँ होती है, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, नदी के द्वारा। जलोढ़ शंकु आपने सुना होगा, जलोढ़ एक मिट्टी का नाम है, सॉइल है, जो कि मुख्य रूप से आपको जो हिमालय पर्वत है उसके नीचे के साइड में उत्तर का जो मैदान है उसमें भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगी जलोढ़। तो जलोढ़ का जो शंकु है वो किसके कारण बनेगा, नदी के कारण। जलोढ़ पंख भी किसके कारण बनेगा, नदी के कारण। नदी का विसर्प, गोखुर झील, ये सभी नदी के प्रक्रम है। उसके बाद तटबंध है, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, ये सभी किसके द्वारा बनेंगी स्थलाकृतियाँ, नदी के द्वारा। उसके बाद भूमिगत जल की बात करते हैं। तो भूमिगत जल के द्वारा
मतलब जो भूमिगत जल है उसके द्वारा क्या बनेगा, ग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। लैपीस बनेगी, घोल रंध बनेगा, कंदरा बनेगी, अंधी घाटी, टेरारोसा, हम्स, ये सभी किसके द्वारा बनेंगे, भूमिगत जल के द्वारा। सागरी जल की अगर बात करूं मैं तो यहाँ तटीय कगार बनेगा, तटीय कंदरा बनेगी, स्टैग बनेगा, पुलीन बनेगी, रोधिका, संयोजक रोधिका, उसके बाद तटरेखा, ये सभी किसके द्वारा बनेंगे, सागरी जल के द्वारा। फिर हिमानी से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है वो हम देख लेते हैं। तो हिमानी से यहाँ हमको देखने को मिलता है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम गहवार, उसके बाद हम देख सकते हैं एरीट, गिरीशरंग, उसके बाद है नोनाटक, भेड़शिला और हिमोड़। तो हिमानी का तो स्पेशल चैप्टर है, वो भी हम यहाँ पे सिलेबस में हमको देखने को मिलेगा, तो ये तो हम विस्तार से पढ़ने ही वाले हैं। फिर देखते हैं पवन की बात करते हैं। पवन मतलब हवा जो होती है। बाद गर्त बनता है छत्रक, सेल या गारा इसके अंतर्गत, जू, गैन, यार्डंग, गुंबदाकार टीला, बालू का स्तूप, लोएस और पेडिमेंट, इसके अलावा प्लाया, ये सभी किसके द्वारा बनेगी, पवन के द्वारा। तो हमने यहाँ देखें अपर्दन के जो प्रक्रम है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की, यानी प्रक्रम मतलब क्या होता है, नदी हो गया, भूमिगत जल हो गया, सागरीय जल हो गया, हिमानी हो गया, पवन, ये सभी उसके हथियार है एक तरीके से अपर्दन के। और इन हथियारों के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है वो हमने यहाँ पे देखे हैं। तो यहाँ देखिए धरातल पर जो परिवर्तन लाने वाले बहिर्जात बल एवं उससे उत्पन्न स्थल रूप हमने इस प्रकार भी देखे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बहता हुआ जल नदी के अंतर्गत हमने देखिए कौन कौन सी क्रियाएं है, अपघर्षण होती है, बहता हुआ जल में घोलन होती है, सन्नी घर्षण और जल गति क्रिया। अपर्दनात्मक में आप देख सकते हैं, देखिए सभी जो हमने यहाँ देखे हैं संप्राय मैदान में विसर्प जो है बुद्ध बनते हैं। और निक्षेपण स्थल रूप इसके अंतर्गत क्या बनते हैं, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, यहाँ थोड़ा कैटेगराइज कर दिया गया है, मतलब अपर्दन भी अलग हो गया और निक्षेपण भी अलग हो गया। हिमानी में आप देख सकते हैं अपघर्षण और उत्पाटन इसमें क्रिया है, और इसमें अपर्दन से ये वाली आप देख सकते हैं और निक्षेपण से ये वाले देख सकते हैं। उसके बाद पवन यानी विंड के द्वारा अपवहन होता है, अपघर्षण होता है, सन्निघर्षण होता है। तो इसमें अपर्दन के फलस्वरूप ये वाले बनते हैं और निक्षेपण के फलस्वरूप ये वाले बनते हैं। सागरी जल में हम देख सकते हैं कौन कौन सी क्रिया आती है, जल क्रिया आती है, जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घूलन क्रिया और जलदाब क्रिया। तो ये होते हैं अपर्दन से और ये निर्माण होते हैं निक्षेपण से। फिर भूमिगत जल की अगर बात करें तो भूमिगत जल में घूलन क्रिया होती है, जलगति क्रिया होती है, अपघर्षण होता है, सन्निघर्षण, और यहाँ पे हम देख सकते हैं अपर्दन से ये निर्मित होते हैं और ये बनते हैं निक्षेपण से। तो आप जो है इसको देख लें एक बार, एक दो बार आप देख लें तो आपके दिमाग में एक वो रहेगा, आइडिया रहेगा कि अपर्दन से कौन सी बनती है और निक्षेपण से कौन सी बनती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नदी। तो नदी में हमने देखा था वी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्प, गोखुर झील जो है ये झील है, ठीक है, गोखुर झील। इसके अलावा तटबंध है, तटबंध के बाद बाढ़ का मैदान है और डेल्टा है। तो सबसे पहले वी आकार की घाटी देखें तो आप चित्र में देख लीजिए, पहले नंबर पर हम देख सकते हैं ये वाली, ये वी आकार की घाटी है। तो वी आकार की घाटी देखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है, मतलब जैसे हम नदी की बात करते हैं तो नदी ये बह रही है और नदी के अलावा कुछ सहायक नदियाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये सहायक नदियाँ आकर इसमें मिल रही है और ये नदी एक मेन नदी के रूप में आगे बढ़ते जा रही है। तो जो नदी होती है यानी कि नदी अपनी सहायक नदियों के सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है वह स्थान प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। और यदि नदी द्रोणी या जल ग्रहण क्षेत्र है, हम एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन, ठीक है, रिवर बेसिन नदी बेसिन हम देख सकते हैं, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो वो इसी क्षेत्र मतलब एक प्रवाह क्षेत्र है, नदी द्रोणी या प्रवाह क्षेत्र हम बोल सकते हैं। एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि द्वारा एक प्रकार से अलग होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं अरावली पर्वत, आपने देखा होगा भारत के अंतर्गत अरावली पर्वत जो कि मध्य प्रदेश के किनारे राजस्थान से होता हुआ दिल्ली तक जाता है। तो अरावली पर्वत और इसके उत्तर की ओर उच्च भूमि सिंधु व गंगा द्रोणियों को अलग करने के लिए एक प्रकार से जल विभाजक का कार्य करती है। तो नदी के फलस्वरूप हम देखें तो बहुत सारी हमको यहाँ स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। वी आकार की घाटी, तो वी आकार की घाटी एक प्रकार से नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधार, ऊर्ध्वाधार मतलब होता है खड़ी। तो देखिए यहाँ पे नदी द्वारा धीरे यहाँ बहते बहते नीचे जो है दोनों साइड के किनारे ऊंचे हो गए और जो बीच का भाग है वो मतलब एक प्रकार से उसका एक प्रकार से अपर्दन हो गया है। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार की जो आकृति है वो क्या कहलाती है, वी आकार की घाटी कहलाती है। इसमें हम देखें तो आकार के अनुसार ये दो प्रकार की होती है, गॉर्ज और कैनियन हम बोल सकते हैं। और जो सामान्य रूप से देखें बहुत गहरी तथा संकरी घाटी को गॉर्ज या कंदरा कहा जाता है, ठीक है, कंदरा मतलब एक प्रकार से
गुफा की श्रेणी में हम रख सकते हैं। कभी कभी प्रपातों की द्रुत गति से जो है पीछे हटने से भी गार्ज का निर्माण होता है। तो ये हमने देखे, यहाँ देखिए जो अपेक्षाकृत खड़ी ढाल वाली होती है, मतलब जो कंदरा होती है, भारत में सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है क्रमशः निर्मित सिंधु गार्ज, छिपकिला गार्ज व दिहांग गार्ज। छिपकिला गार्ज किसके द्वारा निर्मित होता है? सतलज के द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा दिहांग गार्ज और सिंधु के द्वारा सिंधु गार्ज निर्मित होता है। तो ये तो बात करें हमने बी आकार की घाटी की। जलप्रपात आपने देखा होगा, ये देखिए जलप्रपात को अगर देखें तो ये देखिए इतने मतलब जो ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटरफॉल बोलेंगे या जलप्रपात बोलेंगे, ठीक है। तो जलप्रपात का मतलब क्या हो? जब नदियों के द्वारा जल ऊंचाई से खड़े ढाल से तीव्र वेग से नीचे की ओर गिरता है तो वो कहलाता है जलप्रपात। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका का जो नियाग्रा जलप्रपात और दक्षिण अमेरिका की जाम्बोजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात इसके इंपॉर्टेंट मतलब उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। भारत में देखें तो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात 260 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलता है। नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर में देख सकते हैं हम, आपने देखा भी होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सुवर्ण रेखा जो नदी है उसका हुंड्रू जलप्रपात 97 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। और जो एक प्रकार से देखें छिप्रिका की जो छिप्रिका होती है इसी के अंतर्गत, उसकी ऊंचाई जो है जलप्रपात से कम होती है, ठीक है। इसके अलावा जरोड़ शंकु की अगर बात करें तो जरोड़ शंकु क्या होता है? एलुवियल कौन जिसे हम बोलते हैं। तो जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में आ जाती है, देखिए पर्वतीय भाग से निकलकर यहाँ समतल प्रदेश में आ गई है तो इसको हम क्या बोला है? इसको बोला है जरोड़ शंकु बोला है, ठीक है। इसमें क्या होता है? समतल प्रदेश में प्रवेश करती है जिससे नदी के वेग में अचानक कमी आ जाती है और वो परिवहन शक्ति कम हो जाती है उसकी, और चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं, मतलब जो चट्टान के अवसाद है देखिए यहाँ पीछे छूट गए हैं। इनसे बनी आकृति जो है जरोड़ शंकु कहलाती है। इसके अलावा भावर प्रदेश का निर्माण भी यहीं पे होता है, तो भावर हम देखेंगे भारत के अंतर्गत, ठीक है, भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे। जरोड़ पंख देख सकते हैं, पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम देख सकते हैं, देखिए दूर दूर तक फैल गए हैं, तो ये जरोड़ पंख एक प्रकार से कहलाता है। अब बात करते हैं नदी विसर्ग की। तो नदी विसर्ग क्या होता है? प्रौढ़ावस्था यानी कि मैच्योर जो स्टेज होती है उसमें नदियाँ सीधे मार्ग से न होकर मतलब प्रवाहित न होकर क्या होती है? टेढ़े मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से अपर्दन, फिर निक्षेपण हुआ, मतलब फैलाव होता गया, फिर नदी धीरे धीरे अपने तीव्र वेग के कारण आगे देखिए यहाँ से आगे मतलब यहाँ से धीरे धीरे आगे चलती गई, देखिए यहाँ से, और यहाँ से फिर ये वाला जो है ये मुड़ते गया, ठीक है। मुड़ने के कारण फिर यहाँ से रास्ता बन जाता, देखिए आगे चल के नदी का जो है सीधा बहाव होने लगा। जब सीधा बहाव होता है तो ये वाले भाग पर मिट्टी जमा होने लगती है, मतलब जो अपर्दन की क्रिया है उसके कारण अवसाद जमा होने लगते हैं, और अवसाद के फलस्वरूप इस प्रकार से आकृति जो है सेपरेट हो जाती है। तो सेपरेट जो आकृति हो जाती है, देखिए इसको तो विसर्प बोलेंगे, नदी विसर्प। देखिए नदी विसर्प है, नदी विसर्प का निर्माण हुआ, यहाँ पूर्णतः विकसित हो गया, उसके बाद विसर्प अलग हो गया और फिर गोखुर झील बन गई। तो हमने यहाँ क्या देखे? एक तो नदी विसर्प देखें, नदी विसर्प क्या होता है, और एक गोखुर झील देखे, दोनों चीज़ हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हम। फिर देखते हैं तटबंध। तो तटबंध क्या होता है? आगे बढ़ने के दौरान जो नदियाँ होती है अपर्दन के साथ साथ बड़े बड़े अवसादों का जो है किनारों पर निक्षेपण करती है, जिससे किनारे पर बांधनुमा, मतलब एक प्रकार से देखें तो दोनों किनारों पर काफ़ी निक्षेपण हो जाता है, जिससे बांधनुमा आकृति बन जाती है। तो इसी को ही प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। और बाढ़ का मैदान क्या होता है? बाढ़ का मैदान हम बोल सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं उत्तर का मैदान, तो वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आती है और जो जरोड़ मिट्टी है वो आकर निक्षेपित हो जाती है, तो उसको हम बाढ़ का मैदान बोल सकते हैं। और डेल्टा आप देख सकते हैं, ये देखिए जब नदियाँ समुद्र के किनारे पहुँचती है तो अपनी गति धीमी कर लेती है, और जो अवसाद है अवसाद धीरे धीरे देखिए आपको मतलब जो है बीच में यहाँ जमता हुआ नजर आता है, और जो नदियाँ है कई भागों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो अलग अलग नदियाँ है वहाँ डिवाइड हो जाती है, और बीच में जो भाग बनता है जैसे पंजाकार भी हो सकता है, चापाकार भी हो सकता है, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा की श्रेणी में रखेंगे। डेल्टा के कुछ प्रकार भी होते हैं जो कि हम आगे देखते हैं। देखिए डेल्टा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए नदी का जल है, वी आकार की घाटी हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए जरोड़ पंख इस प्रकार से आप देख सकते हैं, डेल्टा का निर्माण हुआ यहाँ पे, बाढ़ का मैदान देख सकते हैं, प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे नदी यहाँ से निकली है तो नदी का स्रोत कहलाएगा, और ये देखिए 3 भाग थे नदी के। एक तो उसका जो है एक प्रकार से तरुण अवस्था, एक होती है
प्रौढ़ अवस्था और एक होती है ओल्ड यानी कि वृद्धावस्था। ठीक है, तो ऊपरी भाग पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए पहले भाग में तो हमको कुछ नहीं दिखा, यहाँ विसर्प बनता हुआ दूसरे में दिखता है, देखिए विसर्प बनता हुआ। तीसरे में हमको गोखुर झील दिखती है, तो आप समझ सकते हैं तीसरे स्टेज में ही गोखुर झील बनेगी और लास्ट स्टेज में हमको डेल्टा बनता हुआ दिखेगा कोई भी नदी में। आगे देखते हैं यहाँ पे डेल्टा के कुछ प्रकार है। तो डेल्टा 4 प्रकार के होते हैं। एक तो चापाकार डेल्टा होता है, एक होता है पंजाकार, एक होता है ज्वारनदमुखी और एक होता है दंताकार। चापाकार डेल्टा की अगर बात करूं मैं, तो चापाकार डेल्टा मुख्य रूप से नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पंजाकार जो डेल्टा है वो मिसिसिपी मिसौरी नदी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ये ज्वारनदमुख एस्चुरी जिसे हम बोलते हैं, नर्मदा और तापी नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो निकलती है वो धीरे मतलब जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ ज्वारनदमुख, क्योंकि सागरीय जो तरंगे होती है ज्वारी तरंगों के कारण वहाँ पर जो अवसाद है उसका जमाव नहीं हो पाता। दंताकार की अगर बात करें तो एब्रो डेल्टा इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फिर इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, भूमिगत जल एवं उससे निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ होती है, जैसे कि भूमिगत जल में हमने देखे थे लेपीज, घोलरंद और कंदरा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे इसमें मुख्य रूप से क्या क्या काम आता है। चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें, पर्याप्त स्थलाकृतिक उच्चावच, पर्याप्त वर्षा क्षेत्र, घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास, ये सभी इसमें मुख्य रूप से काम आते हैं। तो लेपिस होती क्या है? लेपिस की अगर बात करें तो घुलन क्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप ऊपरी सतह क्या हो जाती है, घुलन क्रिया के फलस्वरूप जो ऊपरी सतह होती है वो सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो उबड़ खाबड़ पतली सिक्रिकाएं वाली हो जाती है, तो इसे ही एक प्रकार से लेपिस बोला जाता है। ठीक है, भूमिगत जल के अंतर्गत। ये मैंने बताया मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सभी इसमें मुख्य कारक होते हैं। घोलरंध्र की अगर बात करूं मैं, तो घोलरंध्र जो होता है जल की घुलन क्रिया के कारण यहाँ पर सतह पर छोटे छोटे जो है छिद्रों का विकास होता है। तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही हम घोलरंध्र कहते हैं। कंदरा की अगर बात करें तो कंदरा क्या होती है, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है ये कंदरा ही होती है। इनका निर्माण घुलन क्रिया तथा अपघर्षण के द्वारा होता है और ये जो होती है एक प्रकार से ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होता है तथा इनके अंदर निरंतर जल का प्रवाह होते रहता है। तो ये कंदराएं होती है, कंदरा कहलाती है। फिर और कुछ देख लेते हैं हम, जैसे अंधी घाटी। ठीक है, इसके बाद टेरारोसा और हुम्स। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए अंधी घाटी मतलब ब्लाइंड वैली। कास्ट प्रदेशों में नदियों का जल क्या होता है, एक प्रकार से जो विलयन होते हैं रंध्रों से नीचे की ओर, विलयन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है तथा नदियों की आगे की घाटी शुष्क रह जाती है। जैसे ये नदी है और रंध्र से जल का रिसाव यहाँ होने लगा, परंतु आगे क्या है, सूखा मैदान है, मतलब सूखी घाटी एक प्रकार से। तो जो सूखी घाटी होती है एक प्रकार से वो शुष्क रह जाती है। ठीक है, तो ये शुष्क घाटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसके साइड वाले जो भाग है उसके पीछे वाले भाग को अंधी घाटी कहा जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं टेरारोसा की बात करते हैं। तो टेरारोसा यहाँ हम देख सकते हैं, टेरारोसा के अंतर्गत जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंश को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो सतह की ऊपरी मिट्टी क्या हो जाती है, मतलब विलयन क्रिया के द्वारा चट्टानों का कुछ अंश जो है घुलकर भूमि के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। सतह की जो ऊपरी मिट्टी होती है, ऊपरी परत होती है, उसमें एक प्रकार से एक पतली परत का विकास होता है। तो ये जो पतली परत होती है वही कहलाती है टेरारोसा। फिर हुम्स की बात करते हैं। तो हुम्स क्या होता है, हुम्स की अगर बात करें हम यहाँ, तो जब चूना पत्थर प्रदेशों में, मतलब जो चूना पत्थर प्रदेश होते हैं उसमें क्या होता है, घुलन क्रिया होती है। तो यहाँ हम अगर देखें तो जो एक प्रकार से घुलन क्रिया द्वारा अधिकांश चूना जो चट्टानें होती है वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। अंततः एक ऐसी सतह का विकास हो जाता है जो कि अघुलनशील सिलिका प्रधान होती है, मतलब जो संप्राय मैदान है। एक प्रकार से इसकी तुलना हम एक प्रकार से संप्राय मैदान से कर सकते हैं। तो संप्राय मैदान का विकास होता है और इस सतह के मध्य अलग अलग हम देखें तो सतह के मध्य हमको इधर उधर कठोर चट्टानों के जो है अवशिष्ट देखने को मिलते हैं, कठोर चट्टानों के टीले देखने को मिलते हैं। तो इसे ही हम एक प्रकार से फ्रांस के अंतर्गत क्या बोलते हैं, हुम्स, और यूगोस्लाविया के अंतर्गत भी इसको हुम्स बोलते हैं। ये हो गए बात किसकी, भूमिगत जल एवं उससे निर्मित स्थलाकृति की। अब बात कर लेते हैं सागरीय जल की। तो सागरीय जल के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे तटीय कगार, भृगु, तटीय कंदरा, स्टैग। तो इनको हम चित्र से देखते हैं। तो देखिए तटीय कगार क्या होता है, मतलब जो समुद्री भृगु होती है वो, उसकी अगर बात करें तो समुद्र तट पर बिल्कुल खड़ा जो हो उसे क्लिफ या भृगु कहा जाता है। जैसे ये वाला भाग जो है ये भृगु है, ठीक है।
उसके बाद हम देख सकते हैं तटीय कंदरा। तो तटीय कंदरा जैसे ये तट है, तटीय यहाँ पे नदी का जो है एक प्रकार से जल अचानक से लहर के कारण आ रहा है फिर जा रहा है वापस, तो इसके कारण यहाँ पे कुछ जो है गुफा टाइप बन गई है। तो समुद्री एक प्रकार से तटीय गुफा इसको हम बोल सकते हैं, तटीय कंदरा बोल सकते हैं। स्टैक क्या होता है, देखिए धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ जल आ रहा है और इधर से भी जल आ रहा है। मान लीजिए बीच में कोई चट्टान है, इधर से भी जल आ रहा है उधर से भी, तो बीच में एक गुफा टाइप बन गई है, तो ये तो गुफा हो गई यानी कि केप्स हो गई। और धीरे धीरे ये बीच में से टूट जाती, मतलब इस प्रकार से कुछ आकृति बनकर मिलती है, तो इसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे पुलीन की बात करें थे हमने, तो पुलीन क्या होता है, पुलीन हमने देखा जैसे जो तटीय भाग है उसमें भाटा जो होता है जल स्तर, ज्वार भाटा वाला भाटा जल स्तर और समुद्री तट रेखा के मध्य बालू, बजरी, गोलास आदि पदार्थों की अस्थायी जमा हो जाती है, तो उसको हम पुलीन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमने देख ली है। इसके अलावा रोधिका की अगर बात करें तो रोधिका के अंतर्गत हम देख सकते हैं तरंगों और जो धाराएं होती है समुद्र के या नदियों मतलब समुद्र के अंदर, उसके द्वारा निक्षेप के कारण जो निर्मित कटक है वो एक प्रकार से रोधिका, मतलब हम एक प्रकार से बोल सकते हैं जो कटक है बांध को रोधिका कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा संयोजक रोधिका की अगर बात करें तो दो सुदूरवर्ती तटों तथा किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली जो रोधिका होती है वो संयोजक रोधिका कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब तट रेखा की अगर बात कर लेते हैं तो तट रेखा के अंतर्गत हम देख सकते हैं समुद्र तट और समुद्री किनारों के मध्य की सीमा को एक प्रकार से जो रेखा होती है उसको तट रेखा कहा जाता है। ठीक है। और तटों के प्रकार देख लेते हैं। तटों के प्रकार हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मतलब एक प्रकार से देखें तो फ्योर्ड तट हमको देखने को मिलेंगे, रिया तट, डॉल्मेशियन तट, उसके बाद हेफा तट, उसके बाद निर्गत समुद्र तट। तो इनको हम एक चित्र से देख लेते हैं। जैसे कि जो रिया तट होता है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फ्योर्ड तट ये देख सकते हैं आप, लेगून भी देख सकते हैं जो झील होती है, निक्षेपण, हेफा ये देख सकते हैं, रिजुको, सुजेक, डॉल्मेशियन, ये सभी जो है एक प्रकार से तटों के प्रकार है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम पवन की। पवन मतलब होता है विंड। ठीक है। तो विंड मतलब हम जो है एक प्रकार से पवन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो पवन के अंतर्गत हम यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय भाग होते हैं उसमें हम पवन ही एक प्रकार से अपर्दन क्रिया को शक्तिशाली मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा जो होती है नाम मात्र की होती है। मतलब पवन क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय भाग है उसमें अपर्दन का मुख्य साधन इसको मान सकते हैं, वर्षा कम होती कारण। इसके अलावा जो अपघर्षण होता है और सन्निघर्षण तथा अपवहन होता है, इसमें मुख्य रूप से इसकी क्रिया में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत हमको विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है पवन के द्वारा, जैसे बात गर्त या अपवाह बेसिन, छत्रक सैल या गारा, जीवजैन, यार्डंग, ये सभी हमको देखने को मिलता है। तो हम एक एक करके यहाँ देख लेते हैं ताकि हमारा ये पवन जो है इससे स्थलाकृतियाँ हमारी कंप्लीट हो जाए। पवन के अपवहन कार्य द्वारा जो अर्ध शुष्क जो एक प्रकार से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण क्या होता है, छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है। तो छोटे छोटे गर्तों का निर्माण ही क्या कहलाता है, बात गर्त या अपवाह बेसिन कहलाता है। छत्रक या जो सैल एक प्रकार से छत्रक सैल या गारा की अगर बात करूं मैं, तो यह पवन के जो अपघर्षण होता है, अपघर्षण के फलस्वरूप स्थलाकृतियाँ होती है जो कि एक प्रकार से जो कुकर मुत्ता होता है, मशरूम जिसे हम बोलते हैं, उसकी आकृति के समान लगती है और चट्टानों के निचले भाग में अधिक कटाव के कारण यह आकृति बनती है। ठीक है। कौन सी, छत्रक सैल या गारा। जीवजैन के अगर बात करें जीवजैन में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दावात नुमा आकृति होती है। जीवजैन जो है दावात नुमा आकृति होती है और इसका निर्माण वहाँ होता है जहाँ मुलायम चट्टान होती है और कड़ी चट्टान की परतें क्षैतिज अवस्था में रहती है। ठीक है। और यहाँ चट्टानों की दरारों में ओस भरने और रात में तापमान कम होने से मुलायम चट्टानों का अपर्दन होता है और कठोर चट्टानों की जो अवस्था है वो एक प्रकार से टोपी नुमा हो जाती है। तो जो कठोर चट्टानें होती है वो टोपी नुमा दिखती है, वही जीवजैन कहलाता है। यार्डंग की अगर बात करें हम, तो यार्डंग जो होता है कड़ी और जो मुलायम चट्टानें होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से जो चट्टाने की परतें होती है जब पवन की प्रवाह की दिशा में होती है तो कड़ी चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानों को काट देती है और नालीनुमा गड्ढे बन जाते हैं। जो नालीनुमा गड्ढे बनते हैं वो ही कहलाता है यार्डंग। इसके अलावा कुछ और है, जैसे गुंबदाकार टीला होता है। तो गुंबदाकार टीला जो होता है वो एक प्रकार से अगर देखें हम, तो पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जब चट्टानी भाग कट छट कर समतल हो जाता है,
पवन के प्रभावकारी कारण मतलब यहाँ पे चट्टानी भाग क्या हो जाता है, कट छट कर समतर हो जाता है और यत्र तत्र टीले बन जाते हैं। तो वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, गुंबदाकार टीला कहलाता है। ड्राई कंटर की अगर बात करें तो यहाँ भूमि जो होती है, भूमि पर बिछे कठोर चट्टानी जो टुकड़े होते हैं उसमें वायुयुक्त हवा की चोट पड़ने से क्या हो जाता है, एक प्रकार से जो आकार होता है उसका चिकना या तिकोना हो जाता है। तो जो आकार चिकना और तिकोना होता है वही ड्राई कंटर कहलाता है। जाली शिला की अगर बात करें, जालीदार शिला की, तो जालीदार शिला के अंतर्गत क्या देखने मिलता है हमको, पवन के अंतर्गत जब तीव्र गति से चलने वाली जो पवन होती है उसके मार्ग में बहुत सारी विविधतापूर्ण संरचना, एक प्रकार से संरचना विविधतापूर्ण संरचना वाली चट्टान उपस्थित होती है। तो उसके कुछ कोमल भाग क्या हो जाते हैं, चट्टान के कटकर एक प्रकार से मतलब कट जाते हैं और वायु आर पार जाने लगती है। तो इस प्रकार से जो आकृति दिखती है उसे ही हम जालीदार शिला बोलते हैं। फिर बालू का स्तूप की अगर बात करें तो ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई जो रेत होती है उन पदार्थों के जमाव से बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बालू का स्तूप बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं लोएस की। तो लोएस क्या होता है, लोएस के अंतर्गत हम देख सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन जो बालूकण होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में चीन के उत्तरी मैदान, मतलब जो गोबी मरुस्थल है उससे उड़ाकर लाई गई जो है, जो कि चीन के अंतर्गत उत्तरी मैदान में देखने को मिलते हैं, इसको लोएस बोलते हैं। एक दो चीज़ और है, जैसे कि पेडिमेंट की बात कर लेते हैं। पेडिमेंट मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी जो पर्वत है, मतलब सामान्य रूप से अगर देखें तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें किसी पर्वत पठार या एक प्रकार से इंसेलबर्ग के जो पादी प्रदेश है उसमें मिलने वाले जो सामान्य ढालयुक्त अपर्दित सेल होते हैं, सामान्य ढालयुक्त अपर्दित सेल समूह होते हैं, उसके अंतर्गत जो मैदान होते हैं वो ही पेडिमेंट कहलाते हैं। प्लाया की बात कर लेते हैं। प्लाया क्या होती है, तो प्लाया मरुस्थल की अंतः प्रवाहित जो मरुस्थल के अंतर्गत अंतः प्रवाहित जो नदियाँ होती है, वर्षा के बाद क्या होती है, अस्थायी रूप से झीलों का निर्माण करती है। तो अस्थायी रूप से जो झीलों का निर्माण किया जाता है उनको ही प्लाया बोला जाता है। खारे जल के जो प्लाया होते हैं वो सैलिनास कहते हैं उनको। अब बात करते हैं बजादा या बहादा। यहाँ हम देख सकते हैं जो पेडिमेंट होता है, जैसे ये बात करें, और एक होता है प्लाया। तो पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारों पर जरोड़ पंखों के मिलने से जो एक प्रकार से बनता है वो कहलाता है बजादा या बहादा कहलाता है। तो ये तो बात हो गई पवन के अंतर्गत। हमने विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखें और उसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ देखे, जैसे हम देखिए यहाँ पे देखिए मेसा, जुगेन, यार्डंग, श्रृंग, इंसेलबर्ग, बरखान, लोएस, ये अलग अलग प्रकार से स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। देखिए छत्रक शिला या गारा हम बोल सकते हैं, पवन के अपघर्षण से बनी है। तो ये सभी पवन के है। और उसके अलावा हमने ये देखे थे, देखिए ये सारी चीज़ तो हमने देखे थे, जैसे बहता हुआ जल हमने सारी चीज़ें देख लिए, हिमानी या हिमनद के द्वारा क्या क्या बनता है वो भी हमने देख लिए, पवन के द्वारा देख लिए, सागरी जल के द्वारा देख लिए, भूमिगत जल के द्वारा। तो ये हमारे यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई है बहिर्जात बल के अंतर्गत। तो चलिए एक बार हम शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े हैं, ताकि एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाए और उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। तो बहिर्जात बल देखें हमने, बहिर्जात बल क्या होता है, किस क्रिया का मतलब किस किस क्रिया के फलस्वरूप ये जो है बहिर्जात बल घटित होता है। अपक्षय अपर्दन के बारे में जाने, अपर्दन में क्या क्या होता है, अपक्षय में क्या होता है। अपक्षय में हमने 3 चीज़ें देखें, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और प्राणीवर्गीय, जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ विस्तार से जाने। फिर अपर्दन चक्र देखे हैं, मतलब अपर्दन देखें, अपर्दन चक्र देखे हैं। उसके बाद अपर्दन के अंतर्गत क्या क्या क्रिया शामिल होती है, क्या क्या प्रक्रम होते हैं वो हमने देखे, अपर्दन चक्र के बारे में बात की। फिर अपर्दन प्रक्रम के अंतर्गत हमने देखे हैं यहाँ सारी चीज़, जैसे नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी, पवन और उनसे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करें। तो ये कंप्लीट लेक्चर हमारा बहिर्जात बल का हो गया। और यदि आपको पसंद आया है, कैसा लगा लेक्चर, ये सभी चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई कमी मिलती है लेक्चर में तो आप ज़रूर उसमें कमेंट में बताएं, ताकि उसका सुधार नेक्स्ट लेक्चर में किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।